एडिक्शंस का स्थान भी है, ये बैड प्लेजर्स का स्थान भी है। जब तक हम इन चीजों में पड़े रहते हैं, क्योंकि ये सब माया है और माया हमें अट्रैक्ट करती है। आप इनमें से कुछ भी चीज देख लीजिए, किसी भी चीज की बात करें, लग्जरीज जब तक मिलती नहीं है बहुत अच्छी लगती है। मिल गई एक बार आप जाएंगे, लेट्स से यू गो ऑन अ वेरी लग्जूरियस वैकेशन, एक बार बहुत अच्छा लगेगा, 2 बार, अगली बार फिर मन सोचेगा क्या कुछ खास तो नहीं। सेक्सुअल प्लेजर सेम थिंग, टिल अ सर्टेन एज और टिल अ सर्टेन टाइम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद लगेगा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। और भी कोई भोग की चीजें रख लीजिए। जब ओशो जी ने कहा था कि संभोग से समाधि, यानी कि अर्थ यही था कि फिलॉसफी है, सब अलग मतलब निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से वो यही कहना चाहते हैं कि भोग से ही योग है। तो जब आपने सब भोग लिया, आपने सब अपने जीवन की चीजों को एंजॉय कर लिया, अब ये टाइम है कि उनको, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सब खत्म कर दें, क्योंकि अगर आप जुड़े हैं लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं तो माया अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन ये टाइम है जहां पे आपको अपने आप को इन चीजों से, एडिक्शन से, लग्जरी से थोड़ा आइसोलेट करना है, थोड़ा सरलता ले आइए जीवन में। यकीन मानिए वो सरलता आपको आपके बहुत कम आएगी। एक चीज जो शनि यहाँ पे बहुत हेल्प आपको करेंगे, 12वां भाव ना, वो भाव है जो आपके बहुत पुराने अटके हुए कार्य दिखाता है। 8वां भाव और 12वां भाव, ये ऐसा टाइम है जब आपके सालों के कोई बहुत पुराने जो अटके हुए कार्य है ना, वो आप पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा टाइम। ये भाव लाभ स्थान से धन स्थान बन जाता है। अगर आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे हैं ना कि मुझे अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना है, यकीन मानिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि वक्री है तो जो इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे वो थोड़ा अलग प्रकार से बढ़ेंगे, अलग रूप से बढ़ेंगे। ये भाव सप्तम से छठा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिक्कत कहां कहां थी वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आती है विल पावर या फ्री विल। अब मैंने कहा कि शनि ठीक अच्छा कर सकते हैं, शनि आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे, लेकिन मैंने एक और बात कही थी, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजिड हो गए कि भैया ये प्रॉब्लम तो है लेकिन मैं क्यों सॉल्व करूं, लेट माई पार्टनर डू इट, यहीं पे प्रॉब्लम होगी। शनि आपको प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने उन प्रॉब्लम को खुद नहीं सुधारने की कोशिश की ना, खुद एफर्ट्स नहीं लिए, प्रॉब्लम्स जो कि जो ही रहेंगी और बल्कि और बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए, अष्टम से त्रिकोण में वक्री शनि, वेरी गुड टाइम फॉर साधना। इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टाइम है इंटरनल जाने का। अभी लग्न को केतु भी देख रहे हैं, आपके लिए तो, मेष के लिए तो भाई न्यारे न्यारे हैं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं इस प्रकार का, क्या मेडिटेशन, साधनाएं, मंत्र साधना, योग साधना, हर चीज अपने आप में एक साधना है ना। अगर आप उसको उस रूप से करें, हम साधना की बात, अब एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लूट कहते हैं शायद, वो साधना नहीं है कि आप देखिए कितना कितना उनको टाइम लगता है वो सीखने, वो साधना है। बिना साधना के आप नहीं कर सकते। कोई संगीतज्ञ है, अगर वो राग गा रहा है, उसको पता है कि राग भोपाली क्या है, राग भीम पलासी क्या है, राग भैरव क्या है, भैरवी और भैरव में क्या फर्क है, तो वो साधना करे हुए। तो जो भी आप साधना करते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए इससे अच्छा टाइम नहीं है। केवल साधना को मंत्र साधना से मत रिलेट किया है, हर चीज एक अपने आप में साधना है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, आप सितार सीखना चाहते हैं, आप गिटार सीखना चाहते हैं, आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं, आप तबला सीखना चाहते हैं, वो साधना है। तो उसको करिए इस टाइम पे। मतलब जो भी आप सीखना, देखिए साधना मतलब साधु, तो जो भी अपने जीवन में साधना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका ये आपको नहीं मिलेगा। अगेन दिस इज अ टाइम ऑफ कंटेनमेंट। अपने आप को थाम लीजिए, अपने आप को रोक लीजिए। किस एरिया में? लोगों से मिलने के एरिया में। कम लोगों से मिलिए, जितना लोगों से कम मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है वेयर योर इंटरनल एनर्जीज आर वेरी हाई। तो जब ऐसे टाइम में आप लोगों से मिलते हैं तो आप परेशान होंगे। आप पकौड़ियों को देखिए, जब कुछ मेला आदि लगता है, कामाख्या जी में हो, बनारस में हो, कुछ ऐसे कालखंड होते हैं जहां पे वो आपको इतने भारी मात्रा में दिख जाएंगे और फिर आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इंटरनली अपने आप को, मैं इसलिए अघोरों की बात कर रहा हूँ,
अघोरी आपको यूजुअली इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता कोई असल अघोरी इंटरनेट पे आएगा। आजकल बहुत आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, क्योंकि वो अघोर का मतलब क्या है? अघोर मतलब जो घोर से परे हो गया। और ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, लेकिन जो घोर से परे है वो अघोर है। तो यहाँ पे यू नीड टू बी अवे फ्रॉम पीपल, लोगों से दूर रहिए, नहीं आदत डालिए। तभी तो देखिए, बदलना तो अपने आप को यही होता है ना। अपने आप को अकेले रखिए, ट्रस्ट मी, यू थैंक मी फॉर दिस। ये जितना भी टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट 5 महीने ही, लोगों से जितना दूर। अब ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के बैठ जाए भाई, नौकरी गए, अपना काम करके आ गए, ज्यादा दोस्तों से कहा बल्कि ये भी नहीं कह रहा पूरा बंद कर दीजिए, लेकिन अपने लिए टाइम ज्यादा निकालिए, लोगों को जितना कम हो सके उतना टाइम दीजिए। एक और बहुत अच्छा टाइम है, आपके कई लोग दूर हो जाएंगे। कौन से? द फेक वंस, रियल वंस नहीं। जो रियल होंगे वो रहेंगे, लेकिन कई फेक लोग आपसे दूर होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो भाव है जहां शनि वक्री हो रही है, एक पराक्रम भाव से 10वां भाव है। अगेन अ वेरी गुड टाइम टू नो वेयर यू आर लैकिंग। जब तक हमें अपनी कमियां पता, तो दूर की बात है, जब तक हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि भाई हमें कोई कमी है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हमें लगता है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी कमियां दिखेंगी। अगेन द रिजिडिटी फैक्टर कम्स, जो मैंने 2-3 बार बोला है, डू नॉट बी रिजिड, वरना ये शनिदेव उल्टा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर शनिदेव को समर्पण भाव पसंद है, शनिदेव को गलतियों को सुधारने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। किसी की कुंडली में शनि वक्री होते हैं ना, यकीन मानिए यूजुअली जीवन बहुत, शुरू का जीवन बहुत कष्टमय होता है, पर जब वो सीख जाता है व्यक्ति कि भैया मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, फिर देखिए वो शनि कहां तक पहुंचाते हैं। इसलिए डू नॉट बी रिजिड, कि जो कालखंड है, 12वें भाव में शनि का तत्व जो है, ये कई एरिया में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अभी मैंने पूरा चर्चा नहीं करी, स्वामित्व, दृष्टि आदि की भी चर्चा करूंगा, लेकिन इन एरियाज में कहीं ना कहीं शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और दिस इज द टाइम टू हील योरसेल्फ। मैंने फिजिकल हीलिंग की बात करी, डायग्नोसिस, बट इंटरनल हीलिंग भी यहीं से आती है, इस भाव से भी आती है, इस भाव से भी आती है। इंटरनली हील योरसेल्फ। आज लोग क्यों परेशान हैं, क्यों लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि वी आर नॉट हील्ड फ्रॉम इनसाइड। वो भूली दास्तान लोग फिर याद आ जाती है ना, कई बार कुछ भी हो, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियन्सेस लेके लोग घूम रहे हैं। शर्ट कधी खाल्ले बा? काल बचपन में घातले? कुछ हुआ था परिवार में, कुटुंब में, शर्ट ले घाल झाले देतो त्याला प्यार नहीं मिला, पहला दोस्तों ने, वो एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, लोगों को डर रहता है कि अगर मैंने किसी को अपनी इमोशनल वल्नरेबल साइड दिखा दी, दूर ना हो जाए, क्योंकि होता भी है। कोई आपको हील नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। केवल 2 लोग हैं, आप खुद और ईश्वर। और अगर ईश्वर का सानिध्य है, प्राप्त करना है, तो रील वाला नहीं, रियल वाला करिए। जा रहे हैं ठीक है, फोटो वोटो खींची, पर वही औचित्य से मत जाइए। आजकल तो आप किसी धार्मिक स्थल पे चले जाइए, आपको लोगों से ज्यादा वो दिखते हैं जो जिसपे कैमरा रखा होता है, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है, ट्राइपॉड। आपको लोगों से ज्यादा ट्राइपॉड दिख जाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, समय के साथ चीजें बदलती है, पर उस जगह का आनंद तो लीजिए। आप आए हुए हैं, आप महाकाल की नगरी आए हैं, आप काशी आए हैं, आप उज्जैन, आप अयोध्या जी गए हुए हैं, उस जगह का महत्व और उस जगह की ऊर्जा तो समझिए। खैर, तो ये समय है इन सब एरियाज पर जो मैंने कहा काम करने का। मेरे ख्याल से मैं कुछ भूल तो नहीं रही, आई थिंक यही एरियाज थे। तो इन पर काम करिए। और अब हम दृष्टि दृष्टि से पहले हम लॉर्डशिप, यानी कि जो उनका शनिदेव का 2 भावों का स्वामित्व है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। अब चलते हैं स्वामित्व की तरफ। शनि आपके 10वें और लाभ स्थान के स्वामी हैं। पहले 10वें भाव की बात करते हैं। ये ऐसा टाइम है जब आपके कर्म भाव के स्वामी बदलाव के भाव में वक्री हो रहे हैं, और 30 साल में आखिरी बार हो रहे हैं, बल्कि इस काल चक्र में। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू चेंज योर करियर इन मैनी वेज। लेकिन इसमें कैच है, सुनिएगा पूरा। आप अगर बहुत टाइम से जॉब चेंज करना चाह रहे हैं,
रोल चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम। बट अभी वक्री हुए हैं, उससे पहले यू नीड टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं चाहता तो हूं कि बदलाव आ जाए, लेकिन क्या मैं बदलाव के लिए रेडी हूं। दिस इज द टाइम टू गो इंटरनल। पता कीजिए कि करियर में और इवन जीवन में व्हाट आर द थिंग्स दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड। फिर आप जब आगे शनि मार्गी होंगे, अगले साल राशि बदलेंगे, तब आपको करियर में कुछ बहुत मेजर देखने को मिलेगा चेंज। बट जैसे मैंने कहा, क्या कहा था, नींव और बीज शनि अभी रख रहे हैं, तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है, देन यू नीड टू पुश योर लिमिट्स, यू नीड टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। वैलिडेशन के लिए मत रुकिए कि मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाएगा या लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। लोगों को तारीफ करने दीजिए। रिसर्च कीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है। आर यू लैकिंग समवेयर। आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आप 40 के हो गए, बहुत अच्छे पद पे हैं, बट नो गारंटी कि आजकल जो AI है और दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, हो सकता है कल ही आपको बोल दें बाय बाय, ये पकड़ो 3 महीने का चेक, या कुछ कंपनसेशन भी देते हैं, नई नौकरी ढूंढ लो। तो वो नौबत आने से पहले अभी अपने आप को ठीक कर लो। नहीं बदलेंगे ना, मैं फिर से शायद मैं कई बार इस शब्द का उपयोग करूंगा, डू नॉट बी रिजिड। यहाँ पे आके अगले साल 10 से घर कोई देखेंगे नीच की अवस्था के, नहीं बदले होंगे, फिर बदल देंगे आपको प्रॉब्लम देकर। तो ट्राई टू चेंज योर करियर, ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन योर सेल्फ एंड देन यू विल ब्रिंग चेंज इन योर करियर। तो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं कहता हूँ, ये कर्म भाव है, अपने पूरे जीवन को री एग्जामिन कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। ये वक्री समय ना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली शनि का। हर ग्रह का अपना होता है। अब जैसे बुध वक्री होते तो लोगों के दिमाग खराब कर देते हैं। अभी देखिए, मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जो संधि हुई थी ईरान और USA की, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो सकती है जब शनि बुध पतित होंगे 7 तारीख के आसपास, और वक्री भी 29 के आसपास, थोड़ा सा ऐसा होगा, लेकिन ये आगे चलकर ठीक हो जाएगा। जब बुध वक्री होते तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, लोगों की लड़ाई, आप देखिए, आप परिवार में लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। वैसे ही जब शनि वक्री होते हैं तो मंदता लाते हैं। और देखिए, मंदता जब तक नहीं आएगी, आप देखिए, आप काम करते रहिए, रोज चलता रहेगा, कभी आपकी तबीयत खराब होगी, फिर आपका थॉट बदलेगा। आप सोचेंगे, जब कुछ ठहरने का मौका मिलेगा ना, फिर जब आप अपनी तबीयत को भी ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, तो आपको लगेगा नहीं यार, सेहत पर काम करना पड़ेगा। सेहत नहीं है तो क्या करेंगे पैसे का। और ये सत्यता भी है, आपके पास करोड़ों बैंक में पड़े हो, अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं, क्या करेंगे आप उसका। तो ये 10वें भाव का स्वामित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज कहूंगा, डोंट ओवर ट्राई। चीजों को ओवर ट्राई करने से भी ना प्रॉब्लम होती है। सरलता, सजगता और समय, ये सब बहुत तोल मोल कर यहाँ पे उपयोग कीजिएगा। 11वें भाव के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं। विदेश में अगर रहते हैं तो जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है। और ये टाइम है विदेश में अगर आप सेटल है तो इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। और 11वें भाव के स्वामी का वक्री होना, कंट्रोल योर डिजायर्स। या इच्छाएं एक ऐसी चीज है जो कम नहीं होती अगर हम नियंत्रण करते नहीं हैं। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो कभी नहीं मानता। कई बार कहता हूँ, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, विश्वामित्र जी की कहानी देखिए, इतने बड़े ऋषि इतनी साधनाएं करके अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके, तो हम क्या है। इसीलिए अब ऐसा तो बहुत असंभव है कि हम कहें कि नॉर्मल व्यक्ति सब कुछ एकदम छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ता है ना। तो डोंट फिनिश योर डिजायर्स, लिमिट योर डिजायर्स। देखिए कि भैया कितनी जरूरत है, उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, ठीक है। आपको 2 रसमलाई आपकी इच्छा है, आप 3 खा लेते हैं ना, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 4 भी खा लीजिए, कोई बात नहीं। जहां आपने 3-4 की जगह 12 खा ली, वो प्रॉब्लम है। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि दूसरे घर पर, 7वीं दृष्टि छठे घर पर,
और 10वीं दृष्टि नवम भाव पर। दूसरे भाव की बात करते हैं, तीसरी दृष्टि की। सबसे पहले वाणी पर अंकुश रखिएगा। मैंने अभी कहा था कि गो इनसाइड, लोगों से बातें मत कीजिएगा ना। जितना लोगों से यहाँ पे बातें करेंगे ना, उलझने बढ़ेंगी। लिमिट योर स्पीच। मेरा काम तो बताना है। एक बार कमेंट आया था कि कहीं पे लिखा था बोलते हैं कि बार बार अपने वाणी पर कंट्रोल क्यों करें, सामने वाला क्यों नहीं करे, आप भी मत करिए। देखिए जो वो मैं कर सकता हूँ, नहीं करा तो फिर वो आपके ऊपर है। आप कम बोलिए। यकीन मानिए, साइकोलॉजी भी कहती है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, दे हैव सम साइकोलॉजिकल इश्यूज। कभी कभी होता है आप किसी 17-18 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बहुत बोल रहे हैं, वेरी सर्टेन दैट ही मे हैव अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और शी मे हैड अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन हर चाइल्डहुड। वो इनसिक्योरिटी जो होती है, कई बच्चों को मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, एंजाइटी से जो चीजें होते हैं आजकल के तो टर्म्स बहुत सारे, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा। यहाँ पर ज्यादा मत बोलिए, मौन रहिए। यकीन मानिए महीने में एक दिन मौन व्रत रखेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा कुटुंब भाव, वक्री शनि, कोई पुराने रिश्ते हैं जो खत्म हो गए हैं पर आपका मन है कि ठीक हो जाए, उन्हीं की बात करो जो चाहते हैं कि आपको लगता है कि चलो अभी भी है भाव में, तो ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। उनसे नहीं जो टॉक्सिक लोग हैं कि भाई चले गए तो चले गए, सबको ठीक करने के। कभी कभी होता है ना, कोई किसी से मिसकम्युनिकेशन हो गई, कुछ मिसट्रस्ट हो गया और लड़ाई हो गई, बट लगता है कि आप थोड़ी सी गलती हमारी भी थी, थोड़ा परिस्थितियों की भी। अगर ऐसा है तो अपने आप को थोड़ा ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा बहुत सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एका हाताने उचलत नाही म्हणजे जड ना टाकी आप भाई हो गए 60 साल के, चलो 50 साल के, आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा प्लॉट और लेता हूँ, अभी 2026 चल रहा है, 37 तक तो या 2040 तक तो ये रेट हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा। आपकी तब तक क्या एज हो जाएगी, आपके बच्चे ही उसमें कमाई हो जाएंगे ना, वो भी आपके कुछ जरूरत नहीं है। आप इसमें अपने लिए देखिए ना, आप अपने जीवन को उसका तो आनंद कीजिए। आप कितना भी बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं, साथ में तो ना लेके जाएंगे आगे। आपकी हुई आपके बैंक में भले 2 करोड़ पड़ा हो, क्या करें, आगे लेके जाएंगे नहीं। इससे ये मैंने एक एग्जांपल दिया, यू नीड टू रीथिंक, रीथिंक योर इमोशनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। कहाँ पैसा लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, विचार कीजिए। वक्री शनि ही ये आपको इम्पैक्ट देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, डू नॉट कन्फ्रंट पीपल। ये टाइम है जब लोग अपने आप, क्योंकि छठे भाव पर भी प्रभाव है ना, अपने आप आपसे बहस करने के लिए आ जाएंगे, हाथ जोड़ लीजिए। समय के साथ हम सीख जाते हैं ना कि यही ज्यादा अच्छा होता है, बोल दो भाई जो बोल तुम्हें बोलना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग होते हैं दे थ्राइव ऑन दिस एनर्जी, आपसे लड़ेंगे तो उनको मजा आएगा, अवॉइड। एक चीज जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है वो है डाइट। वक्री शनि का दूसरे घर पर प्रभाव, यू नीड टू चेंज योर डाइट। अगर स्पेशली आपकी एज से 35 से ऊपर है, भाई आप यंग है, कुछ भी चल जाता है, बच्चे हैं 17-18 साल के, रात के 4 बजे भी कुछ खाते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, हम भी ऐसे दौर से गुजरे हैं ना कि जो साथ बैठे हैं कि 4 बजे खाना काढून ठेवते जागी साठवून राहील ना. किती रुपयात काम करत नव्हतं गाडी ते आता कुठे गेले हे पांढऱ्या साड्या कधी कशा घालावं कशी घ्यावं बाई मांजरी निळाजरी कधी घालून करून
घालायच्या ना. तुझी माहिती भेटीला चाललं का? कधी कधी बोलले रे मी असं काय? माहितीचं काढलं म्हणजे तू म्हणतो पांढऱ्या साड्या घालायच्याच नाही, मग ते आलं पण तोंडात. पावसाळ्यात तर बाहेर आली का? घालून झाली बाबा, नाही घातली बाबा. मग त्यांची घातली, घालून पाया पडून येऊन झाली, मग तू मला सोडले. पण नंतर का वावरत जायचं म्हटलं काय पांढरी घालून जाईल काय? नाही वावरत सोडलं होतं का रे तुम्हाला? त्याच्या आधी सकाळी पाया बिया पडून झालं होतं ना. इथं घरातलं काम एक दिवस घरातलं काम कमी करायचं, देवाच्या पाया पडायचं. संपले आता, म्हणजे काय राहिलं नाही. तुझं चालू झाले तू बघ. इस पर विचार कीजिए और अगेन चेंज योर लाइफस्टाइल, टाइम टू चेंज योर लाइफस्टाइल. और यहाँ पे ट्राई टू नो योर एनिमीज. मेष वाले तुझ्याकडे काय कपडे घ्यायची मशीन दिसली नाही का? को अपना समझते हैं, अपनों को शत्रु समझते हैं. काय आवडलं बायाचं? आप देखिए, अगर आपका आप 30-35 के हो चुके हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने अपनों को ही शत्रु माना होगा और शत्रुओं को ही अपना माना होगा, और उसका भुगतान भी आपने किया होगा. पर ये टाइम है समझने का कि असल शत्रु कौन है, असल एनिमी कौन है. अगेन मैं कहूंगा, लोगों की तारीफों पे मत जाइए. यहाँ पे आपके तारीफों के पुल बनेंगे, पर समझना चाहिए उसको कि क्या क्यों लोग तारीफ कर रहे हैं. बहुत कम ही लोग होते हैं जो रियल में आपकी तारीफ कर. अपने तो बिल्कुल नहीं करेंगे. अपने तो उनको तो, अगर आपकी तारीफ अपनों के सामने होगी, बहुत रेयर ही होगा कि आपका कोई अच्छा समझेगा उस चीज को. सबसे बड़ी बात है कि ये टाइम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का. रिफ्लेक्ट कीजिए कि भाई आप कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अपने जीवन में लाइफस्टाइल के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा किस चीज को आप ठीक कर सकते हैं, वो ठीक करने का मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा. एंड आपकी डेडिकेशन बहुत बढ़ने वाली है. तो करियर पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है. और सप्तम से 12वां है. अगर बहुत लॉन्ग पेंडिंग डाइवोर्स केस है, वो भी अंत हो सकता है. बिजनेस में कोई लोन वगैरह था, उसका भी अंत हो सकता है. अच्छी चीज है. शनि की 10वीं दृष्टि है नवम भाव पर. तो अच्छा, शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्रयत्न करवाती है. तो अकेले जो मैंने दूसरे भाव के बारे में बताया, वहां पे ज्यादा एफर्ट्स, यहाँ पे थोड़ा बैलेंस लाती है. और यहाँ 10वीं दृष्टि उनके ना थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देती है. भाग्य स्थान पर वक्री शनि की दृष्टि. अगर आपने बहुत टाइम से कुछ मेहनत करी है ना, उसका फल नहीं मिल रहा था, किसी प्रकार से हो, वो फल आपको मिलेगा इस टाइम. 12वें और नवम का कनेक्शन इज वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल जर्नीज. और इसके साथ ही आपको कोई गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है. गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा कहता हूँ. पर कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा गाइड कर दे, वो आपका गुरु है. मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, मंदिर में डोनेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है. थोड़ी बॉसेस से टेंशन होगी, बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अभी केतु भी देख रहे हैं यहाँ से. तो बॉसेस से प्रॉब्लम निरंतरता से चलती रहेगी. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन, डू नॉट बी वेरी रिजिड. अगर आपको यहाँ पे बॉस से संबंध ठीक करने हैं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि भैया आप कितने भी टैलेंटेड हो उनसे, वो आपसे ऊपर है, आप उनके नीचे हैं, एटलीस्ट करंटली. तो वो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि भैया हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपसे नीचे हूँ, एंड यू आर द बॉस. यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य आप इस बॉस वाला जो नृत्य चल रहा है ना पिछले कुछ टाइम से, उस नृत्य को सुलझा देंगे. तो तांडव
तांडव की जगह वो भरतनाट्यम बन जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको ठीक अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। पिताजी से मतभेद भी बहुत हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, इन सब पैसों को लेकर, तो मत कीजिएगा। और कुछ चल रहा है तो उसको सॉल्व करिए। टाइम टू रिकरेक्ट या करेक्ट द थिंग्स, टाइम टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। कुछ मतभेद चल रहा है पिताजी से, ठीक करिए। वो पिता है, माफ करेंगे, पर माफ तो तभी करेंगे जब आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आप एक बेटे की तरह आ रहे हैं या बेटी की तरह आ रहे हैं। आपको लगे कि मैं क्यों करूं, वही करें, वो पिता है, वो कर देंगे माफ, पर एक बेटे या बेटी के भाव की तरह जाइए, भाव को लेके जाइए। आध्यात्मिक जर्नी बहुत रहेंगी, उसको उसका लाभ उठाइए। और मेरे हिसाब से नवम भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या कहूँ कि ना, जो स्थिरता होती है जीवन की, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाग्य स्थान है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स दैट विल स्टेबलाइज योर लाइफ। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, नवम पर उनकी दृष्टि, और कई एरियाज में आपको ये लाभ देके जाएगा। तो ये उनके दृष्टि का प्रभाव था। अब हम शनि बृहस्पति के जोड़ी की बात करते हैं। चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है शनि वक्री और उन पर अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि। देखिए, शनि वक्री हो जाएंगे लेकिन बृहस्पति अतिचारी है, तो ये 12वां भाव जो है वो आपका ऑपोजिट फोर्सेस से प्रभावित है। तो वहां पे जब भी ऑपोजिट फोर्सेस लगती है जगह पर, तो वहां पे टेंशन क्रिएट होती है। तो 12वां भाव इस समय इस प्रकार की टेंशन में भी है। करना क्या है, जब इस प्रकार से योग बनता है तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। सबसे पहले 12वें भाव में ये सब हो रहा है। लेट्स से कि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीजा एक कंट्री का नहीं लग रहा, अब आपको यूएसए का वीजा चाहिए लेकिन रिजेक्ट हो गया। मैं कई बार देखता हूँ लोगों के 5-5 बार वीजा रिजेक्ट हो जाता है यूएसए के, फिर दोबारा अप्लाई करने जाते हैं। अब हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी बदली कि आप यूएसए का नहीं, आप कनाडा का अप्लाई कीजिए, यूरोप का अप्लाई कीजिए, कहीं और का अप्लाई कीजिए, मे बी वहां से फिर आपको यूएसए जाने का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी विदेश में हैं, आपको पीआर लेना है, तो आप कई ऑप्शन होते हैं, हो सकता है आपको कुछ अलग ऑप्शन चुनना पड़े यहाँ पे अगर आपको पीआर प्राप्त करना है तो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 12वां भाव बदलाव का है, लेकिन जब हम 12वें भाव में वक्री शनि और बृहस्पति की बात करें तो जो बदलाव होता है ना, वो आधे मन से, कुछ मन से नहीं होता। अगर आपको इस टाइम में बदलाव करना है, और किसी भी एरिया में, करियर, बिजनेस, स्टूडेंट्स, आपको पूर्णतः अपने आप को ही बदलाव या अपना ही रूपांतरण करना पड़ेगा, तभी चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो पाएंगी। अदरवाइज काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं, दिक्कत काफी यहाँ पर आ सकती है। कर्मेश और नवमेश अपने के कारण यहाँ पे 12वें भाव में टेंशन योग बन रहा है, टेंशन योग नहीं, टेंशन बन रही है। कॉन्स्टेंटली आपका जो कर्म है या कहिए जो उसका रिजल्ट है वो थोड़ा धीरे ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पेशेंस रखनी है, क्योंकि कर्मेश अभी बहुत बली हो गए हैं, लेकिन टेंशन की स्थिति भी वहीं पे है जहाँ पे शनि बैठे हैं। तो काम तो बनेंगे लेकिन मंदता, और यहाँ पे अगर आपने पेशेंस लूज करी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। लाभेश और 12वें घर के स्वामी, मैंने कहा था खर्चे आप पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत चांसेस है कि यहाँ पे आपके खर्चे आप फालतू की चीजों पे करना शुरू कर देंगे। उस पर अगर आपने नियंत्रण नहीं किया, यकीन मानिए आपके पैसे कितने भी आप कमा ले तो पूरे वेस्ट हो जाएंगे इस टाइम। तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। और अगेन मैं थोड़ा सा फिर से चर्चा करूंगा डाइट का और लाइफस्टाइल का। यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो देखिए भाई क्या दिक्कत है, कुछ और प्रॉब्लम है तो देखिए क्या दिक्कत है, पेट के रोग है देखिए क्या दिक्कत है। तो इन सब पर काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये वक्री शनि आपको बहुत कुछ सिखाकर जा सकते हैं, बहुत कुछ बताकर जा सकते हैं, पर अगेन यू हैव टू बी नॉट रिजिड, और आपको अपने आप को बदलाव के द्वारा जो चेंजेस और जो इनके इफेक्ट्स होते हैं उनको स्वीकार करने के लिए भी अपने आप को तत्पर रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने प्रयत्न किया तो ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जा सकते हैं। अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनिदेव के मंदिर जाइएगा,
वहाँ पे 4 शनि देव के सामने सरसों के तेल के लिए समर्पित कीजिएगा, उसमें काली सरसों डालिएगा और गेहूं के दाने डालिएगा, और वहाँ पे बैठ के आपको 108 बार शनिदेव का गायत्री मंत्र उसका जाप करना है। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मन्दाः प्रचोदयात्। मैं कोशिश करूंगा कि जो एडिट करते हैं उनको बोल दूंगा, लिखवा वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये आपको 2 शनिवार करना है। 2 शनिवार ही आपको चावल और काली उड़द का दान करना है शनि मंदिर में, नहीं तो किसी और मंदिर में अगर नहीं मिलता तो। जो बाहर रहते हैं कभी कभी वहाँ पे शनि मंदिर अलग से नहीं मिलता, इंडिया में तो मिल जाता है। आई थिंक हार्डली कोई मंदिर होगा जहाँ पे साथ में, या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आसपास कोई शनि मंदिर। आजकल तो मंदिरों के प्रांगण में अलग से शनिदेव का मंदिर बना देते हैं। अपने घर के चौखट पर 2 शनिवार 4 मुखी सरसों के तेल का और एक 4 मुखी तिल के तेल का दिया डालें। उन दोनों में ही काले तिल होने चाहिए। कुछ केले का जो फल होता है उसका दान करें मंदिर में, और बहुत गॉसिपिंग ना करें। ये एक ऐसा उपाय जिसपे आपको नियंत्रण रखना है। बहुत, जैसे मैंने कहा भी था, बहुत गॉसिप ना करें, बहुत चैटिंग ना करें, बहुत निंदा ना करें। इन चीजों में अवश्य काम कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो अगर आपने काम किया कि शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तुम्हें क्या लगता है? दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला, ना कोई जोश भरी लाइन, ना कोई तुम कर सकते हो वाला नारा। मैं बस एक सवाल से शुरू करता हूँ। क्या 10,000 की सैलरी वाला इंसान अमीर बन सकता है? अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि आप कभी करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी सिर्फ बड़े पैकेज वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह नामुमकिन है तो मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए। मैं आपको पूरे हिसाब, पूरे सबूत और पूरे सिस्टम के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि 10,000 रुपये से शुरू करने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। अब कहानी शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों अपनी 20s में हैं। एक ही उम्र, एक ही कंपनी, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही टाइम पर ऑफिस आते जाते हैं। सुबह दोनों एक ही बस में खड़े होते हैं। कभी कभी तो एक ही सीट पर बैठकर ऑफिस जाते हैं। लंच ब्रेक में एक ही कैंटीन में खाते हैं। तनख्वाह वाले दिन दोनों के मोबाइल पर एक ही मैसेज आता है, 10,000 रुपये क्रेडिट। आज अगर कोई बाहर से देखे तो कहेगा, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन यहीं एक बहुत गहरी बात छुपी है। बाहर से दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। राहुल मानता है कि जिंदगी आज जीने का नाम है। जो पैसा आज हाथ में है वो आज ही उड़ जाना चाहिए, कल का क्या भरोसा। अमन मानता है कि जिंदगी सिर्फ आज नहीं होती। आज थोड़ा संभलोगे तो कल जिंदगी संभलेगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सैलरी दोनों की एक जैसी है, 10,000 रुपये, पर सोच का फर्क ऐसा है जो आने वाले सालों में एक को EMI का कैदी बना देगा और दूसरे को करोड़ों की संपत्ति का मालिक। आज दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक लाइन के आखिर में होगा और दूसरा उसी लाइन से बाहर निकल चुका होगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शुरुआत में किसी को भी फर्क नजर नहीं आएगा, न राहुल को, न अमन को, न उनके दोस्तों को। फर्क तब दिखेगा जब वक्त बीत चुका होगा। राहुल की सोच बहुत साधारण है। वह मानता है कि पैसा है तो खर्च होना ही चाहिए। उसके हिसाब से जिंदगी का मजा तभी है जब जेब में पैसा आए और उसी दिन उड़ जाए। इसलिए राहुल 4,000 रुपये का कमरा लेता है। जरूरी नहीं था इतना महंगा कमरा, लेकिन उसे अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा साफ है और दोस्तों के सामने कह सकता है, मैं अच्छा रहता हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह बाहर से चाय पीता है। दोपहर में कैंटीन की जगह बाहर का खाना मंगवाता है। शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी, थोड़ी हंसी, थोड़ा खर्च। मोबाइल पर नया रिचार्ज, कभी नया कवर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। अरे सस्ता मिल रहा है कहकर वह खुद को मना लेता है। राहुल को यह सब करते हुए कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हर महीने एक भरोसेमंद आवाज आती है, 10,000 रुपये क्रेडिट। और फिर वही कहानी, महीने के आखिर में 10,000 रुपये आए, 10,000 रुपये गए, बचत शून्य। अब जरा अमन को देखिए और ध्यान से देखिए। अमन कोई साधु नहीं है। वह भी हंसता है, घूमता है, दोस्तों के साथ बैठता है, चाय पीता है, बातें करता है। वह जिंदगी से भाग
700 से 800 रुपए में काम चला लेता है। मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, छोटी छोटी ऑनलाइन खरीद अमन सब करता है, लेकिन लिमिट में। नतीजा, महीने के आखिर में जब राहुल कहता है यार फिर पैसा खत्म हो गया, तभी अमन चुपचाप देखता है कि उसके पास 2500 से 3000 बचे हुए हैं। रकम बड़ी नहीं है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन यही 3000 अमन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहीं से अमन की एक खतरनाक आदत बन चुकी है। पहले बचत, फिर बाकी जिंदगी। अब यहीं से कहानी सबसे काम की जगह पर पहुंचती है। यहीं से 10,000 रुपए कमाने वालों के लिए वो एग्जैक्ट मंथ वाइज एक्शन प्लान शुरू होता है, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। ध्यान रखिए, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जमीन पर चलने वाला सिस्टम है। पहले महीने में अमन एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, आपने सही सुना, एक भी रुपया नहीं, क्योंकि पहला महीना पैसा बढ़ाने का नहीं, पैसा समझने का महीना होता है। अमन पूरे महीने सिर्फ एक काम करता है, वह हर खर्च लिखता है। चाय, बिस्किट, रिचार्ज, किराया, ऑटो, सब कुछ। महीने के आखिर में जब वह कागज देखता है तो उसे खुद झटका लगता है। उसे समझ आता है कि पैसा असल में खर्च नहीं हो रहा था, रिस रहा था। यहीं वह 3 फैसले लेता है। किराया 3000 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, बाहर का खाना हफ्ते में एक बार, और चाहे जो हो जाए हर महीने 2000 रुपए बचेंगे। ये फैसला नहीं है, ये एक नियम है। दूसरा महीना शुरू होता है। इस महीने अमन 2000 रुपए निकाल कर अलग रख देता है। न कोई SIP, न कोई शेयर, न कोई रिस्क। वह पैसा सिर्फ एक काम करता है, अमन को डिसिप्लिन सिखाता है। कभी मन करता है कि कुछ खरीद ले, लेकिन वह खुद से कहता है ये पैसा अभी मुझे नहीं छूना है। यहाँ अमन पहली बार अपने मन पर जीतता है। तीसरा महीना आता है, फिर वही 2000 रुपए अलग। अब कुल हो गए 4000 रुपए। चौथा महीना, फिर 2000 रुपए, अब कुल 6000। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि रकम छोटी लगती है। लेकिन अमन को अब एक नई चीज महसूस होने लगती है, आत्मविश्वास। उसे पहली बार लगता है कि मैं पैसा संभाल सकता हूँ। 5वां और 6ठा महीना, अब अमन के पास 8000 से 10,000 जमा है। ये पैसा अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। अब अमन जानता है अगर एक महीना सैलरी लेट हो जाए तो वह घबराएगा नहीं, अगर कुछ छोटा मोटा हो जाए तो कर्ज नहीं लेगा, और यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। 7वां महीना, यहीं असली खेल शुरू होता है। अब अमन पहली SIP चालू करता है, 1000 रुपए प्रति महीना। बहुत लोग यहाँ हंसते हैं, कहते हैं 1000 रुपये से क्या होगा, लेकिन अमन जानता है ये पैसा नहीं है, ये आदत है। ये आदत अगले 20 साल उसकी जिंदगी चलाने वाली है। 8वां महीना, SIP चल रही है, खर्च वही है, कोई परेशानी नहीं। 9वां महीना आता है, अमन SIP 1500 रुपए कर देता है। ध्यान दीजिए, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसका दिमाग बढ़ा है। 10वां महीना, सिस्टम मजबूत हो चुका है। अब अमन पैसा नहीं संभाल रहा, पैसा अमन के लिए काम करना शुरू कर चुका है। समय बीतता है, कुछ साल निकल जाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक दिन दोनों सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी चेंज करते हैं। अब सैलरी हो जाती है 15,000 रुपए। कागज पर देखें तो दोनों ने तरक्की की है, दोनों आगे बढ़े हैं, लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला है। राहुल के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, अब थोड़ा खुलकर जिएंगे। इतने दिन कम में काटा है, और बिना ज्यादा सोचे राहुल अपने खर्च धीरे धीरे बढ़ा देता है। कमरा वही है, लेकिन अब बाहर का खाना ज्यादा, कपड़े थोड़े महंगे, मोबाइल रिचार्ज बेहतर प्लान का, दोस्तों के साथ बैठना अब ज्यादा बार। राहुल को लगता है कि वह अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहा है, लेकिन महीने के आखिर में नतीजा वही रहता है। 15,000 आए, 15,000 चले गए। अब अमन को देखिए, अमन भी खुश है, उसकी भी सैलरी बढ़ी है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही है, अगर सैलरी बढ़ी है तो सबसे पहले भविष्य की सैलरी बढ़नी चाहिए। यही अमन एक फैसला लेता है, वह बढ़ाता है अपनी बचत। अब अमन की SIP 1500 रुपए से बढ़कर 3000 से 4000 रुपए हो जाती है। अब जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि यही कंपाउंड इंटरेस्ट का बीज और गहराई से मिट्टी में जाता है। राहुल को यह सब बोरिंग लगता है, उसे लगता है कि अमन जिंदगी नहीं जी रहा, लेकिन सच ये है कि राहुल आज जिंदगी जी रहा है, और अमन कल की जिंदगी बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? अभी भी बाहर से देखने पर दोनों बराबर लगते हैं, न कोई करोड़पति दिख रहा है, न कोई गरीब। यही कारण है कि ज्यादातर लोग गलत इंसान की नकल कर बैठते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो सैलरी 25,000 रुपये होनी बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर जिंदगियां अटक जाती हैं और बहुत कम लोग आगे निकलते हैं। समय फिर आगे बढ़ता है, दोनों फिर मेहनत करते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं, और एक दिन सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। अब जरा ठहरिए, यही असली फर्क साफ दिखने लगता है। सबसे पहले राहुल को देखिए, 25,000 रुपये सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अब तो बाइक तो बनती है, क्योंकि अब उसके आसपास सबके पास कुछ न कुछ है। कोई नई बाइक ले चुका है, कोई EMI पर मोबाइल, कोई कहता है EMI आसान होती है। राहुल भी शोरूम जाता है, बाइक की कीमत 90,000 डाउन
बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, राहुल की ईएमआई फिक्स है, उसे हर महीने देनी ही है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। और अमन की एसआईपी फ्लेक्सिबल है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। यही फर्क है ईएमआई और इन्वेस्टमेंट में। ईएमआई आपकी सैलरी खाती है, इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी बढ़ाती है। अब जरा भविष्य की झलक देखिए। राहुल सोचता है अभी बाइक ली है, अभी मजा आएगा। अमन सोचता है अभी निवेश किया है, अभी शांति आएगी। बाहर से देखने पर राहुल आगे लगता है, अमन पीछे, लेकिन असलियत में राहुल एक रस्सी में खुद को बांध रहा है और अमन उसी वक्त अपने लिए खुला मैदान बना रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? अभी भी कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला मोड़ और भी खतरनाक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे 10,000 की सैलरी से भी कोई इंसान करोड़ों कमा सकता है। आगे देखते रहिए। कुछ समय बीत जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जिंदगी पूरी तरह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। दोनों को लगने लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी बदलनी पड़ेगी। और सच में दोनों कंपनी चेंज करते हैं। नई सैलरी 35,000 रुपए। अब जरा सोचिए, यही वो सैलरी है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग कहते हैं अब तो सेठ है जिंदगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। राहुल की सोच अब और खतरनाक हो चुकी है। 35,000 रुपए सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, कार। अब बाइक उसे छोटी लगने लगी है। ऑफिस में लोग कार से आते हैं, पड़ोसी भी कार ले चुके हैं और समाज एक ही बात सिखाता है, इतनी सैलरी में कार तो बनती है। राहुल शोरूम जाता है। कार की कीमत मान लीजिए 6 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, बाकी ईएमआई। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है सर सिर्फ 12,000 रुपए महीना। और राहुल के दिमाग में वही पुरानी खतरनाक लाइन, 35,000 रुपए में 12,000 रुपए कौन सा बड़ा खर्च है। ईएमआई शुरू होती है। अब जरा पूरा सच देखिए। ईएमआई 12,000 रुपए, पेट्रोल 3,000 रुपए, सर्विस, इंश्योरेंस, पार्किंग 1,500 से 2,000 रुपए, मतलब हर महीने 17,000 से 18,000 रुपए सिर्फ कार पर। अब राहुल की आधी सैलरी सिर्फ एक चीज खा रही है, ईएमआई। और यहीं से राहुल की जिंदगी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। अब वह सैलरी बढ़ने के बाद भी ज्यादा आजाद नहीं है, उल्टा अब वह और ज्यादा मजबूर है। अब अमन को देखिए, यही असली फर्क दिखता है। अमन भी 35,000 रुपए सुनकर खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में कार की तस्वीर नहीं आती। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अगर मैं कार नहीं खरीदूं तो ये 35,000 रुपए मुझे कितनी दूर ले जा सकती है। अमन जानता है कार आराम देती है लेकिन आजादी नहीं, इसलिए वह वही करता है जो उसने सालों से सीखा है। वह खर्च को लगभग वहीं रोक देता है और जो पैसा बढ़ा है उसे सीधे भविष्य में डाल देता है। अब उसकी एसआईपी 7,000 से 8,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए प्रति महीना हो जाती है। अब जरा यहाँ एक पल के लिए रुकिए। ईएमआई बनाम एसआईपी, असली खेल। राहुल हर महीने 12,000 रुपए बैंक को दे रहा है, बैंक अमीर बन रहा है। अमन हर महीने 15,000 रुपए खुद को दे रहा है, अमन अमीर बन रहा है। राहुल की ईएमआई मजबूरी है, न दी तो परेशानी, नौकरी गई तो डर। अमन की एसआईपी चुनाव है, कभी कम कर सकता है, कभी बढ़ा सकता है, कोई दबाव नहीं। यही फर्क है। ईएमआई आपकी सैलरी को जंजीर में बांध देती है, एसआईपी आपकी सैलरी को पंख दे देती है। बाहर से कौन आगे दिखता है? आज अगर कोई देखे राहुल कार से उतरता है, लोग कहते हैं भाई तरक्की कर रहा है। अमन ऑन्टो या बस से आता है, लोग सोचते हैं अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है। राहुल हर महीने अपनी आजादी गिरवी रख रहा है और अमन हर महीने अपनी आजादी खरीद रहा है। और यही वो जगह है जहाँ कहानी खामोशी से एक बड़े अंजाम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब अमन के निवेश कंपाउंड होना शुरू हो चुके हैं और अगला सीन सीधा 20 साल बाद का है, जहां दोनों फिर से आमने सामने होंगे। राहुल और अमन फिर से आमने सामने हैं। दोनों की उम्र बढ़ चुकी है, दोनों ने जिंदगी देख ली है, लेकिन एक के चेहरे पर थकान है, दूसरे के चेहरे पर शांति। अब कोई कहानी नहीं चलेगी, अब कोई भावनात्मक बात नहीं, अब सिर्फ सबूत। और यहीं हम खोलते हैं लाइव एसआईपी कैलकुलेटर। अब साबित करने की बारी है। आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कीजिए और गूगल में सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर। आप गूगल पर लिखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर, स्क्रीन खुलती है। अब आप वही डालते हैं जो अमन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। आप पहला बॉक्स भरते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए, दूसरे बॉक्स में लिखते हैं टाइम पीरियड 20 साल, तीसरे बॉक्स में डालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। ये हमने सिर्फ 12% पकड़ा है, क्योंकि अब तक की हिस्ट्री के हिसाब से लंबे समय में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में कम से कम इतना रिटर्न तो मिला है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम सिर्फ 12% के हिसाब से ही काउंट करेंगे। अब आप कैलकुलेट दबाते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर उभरता है वो किसी की राय नहीं है, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का दावा नहीं है, वो मैथ है। स्क्रीन कहती है इन्वेस्टेड अमाउंट 36 लाख रुपए, लेकिन तभी अगली लाइन चमकती है
एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए और आखिर में जो लाइन दिल की धड़कन बढ़ा देती है, टोटल वैल्यू लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए, यानी सिर्फ एसआईपी से, बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी अंदरूनी खबर के 1.5 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक पल रुकिए, 36 लाख आपने डाले, 1 करोड़ से ज्यादा समय ने आपके लिए कमाया। अमन ने नहीं, अमन ने बस सब्र किया, डिसिप्लिन रखा, ईएमआई से दूरी बनाए रखी और कंपाउंड इंटरेस्ट ने चुपचाप अपना काम किया। दोनों दोस्तों ने अपने करियर की शुरुआत अपने 20s में की थी, सिर्फ 10,000 की सैलरी से, और आज वो दोनों अपने 40s में हैं, जिसमें से एक अमन सिर्फ 40 साल की उम्र में करोड़ों का मालिक बन गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इस बात में आपको अभी भी कोई डाउट है कि 10,000 की सैलरी से कोई करोड़पति नहीं बन सकता? अगर नहीं है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कहानी का एक दूसरा पहलू बताता हूँ जो मैंने अब तक इसमें शामिल नहीं किया था और जो आपका दिमाग हिला देगा। ध्यान से सुनिए। शाम 6 बजे के बाद दोनों दोस्तों की जिंदगी अलग दिशा में मुड़ जाती थी। राहुल का दिन यहाँ खत्म हो जाता था। ऑफिस से आते ही मोबाइल, रील्स, दोस्तों के साथ गपशप, कभी बाहर चाय, कभी बेवजह घूमना। राहुल कहता था, पूरा दिन काम किया है यार, थोड़ा तो आराम बनता है। और सच में उसे लगता था कि वह सही कर रहा है। अब अमन को देखिए, अमन भी थका हुआ घर आता था, लेकिन 6 से 9 बजे के बीच वह एक अलग फैसला करता था। वह कहता था, अगर मैं यही 3 घंटे हर दिन ऐसे ही बर्बाद कर दूं, तो मेरी जिंदगी भी राहुल जैसी ही रहेगी। इसलिए वह एक छोटा सा लक्ष्य बनाता है, एक्स्ट्रा इनकम। अमन को साफ पता था उसके पास कोई बड़ा पैसा नहीं है, इसलिए वह ऐसा काम ढूंढता है जिसमें इन्वेस्टमेंट शून्य हो। वह कई दिनों तक इंटरनेट पर सर्च करता है, कभी एफिलिएट मार्केटिंग देखता है, कभी ब्लॉगिंग, कभी ट्रेडिंग, लेकिन हर जगह एक ही डर दिखता है, पैसा लगाओ। और अमन के पास पैसा लगाने को कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर जाती है थंबनेल डिजाइनिंग पर। कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की जिद। अमन यहीं रुक जाता है। अब असली संघर्ष शुरू होता है। हर शाम 6 से 9 बजे जब राहुल समय बर्बाद कर रहा होता है, अमन सीख रहा होता है। पहले उसे समझ ही नहीं आता कि अच्छा थंबनेल क्या होता है। रंग गलत, फॉन्ट गलत, सब कुछ गलत। कई बार मन करता है छोड़ दे, लेकिन वह खुद से कहता है, अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। पहले महीने कोई क्लाइंट नहीं, दूसरे महीने कोई क्लाइंट नहीं, तीसरे महीने एक छोटा सा काम मिलता है, कमाई 1,000 रुपये महीना। कोई बड़ी रकम नहीं, कोई जश्न नहीं, लेकिन अमन खुश होता है क्योंकि ये 1,000 उसकी नौकरी से नहीं आया, ये उसकी स्किल से आया। अगले कुछ महीने वह इसी 1,000 से 2,000 तक में काम करता रहता है। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, 5,000 रुपये महीना, फिर 10,000 रुपये। अब अमन का आत्मविश्वास बढ़ता है, काम इतना बढ़ जाता है कि वह अकेले संभाल नहीं पाता। पहला लड़का रखता है, फिर दूसरा। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा, वह काम दे रहा है। कुछ सालों में अमन की मंथली इनकम 50,000 पार कर जाती है। याद रखिए, यह वही अमन है जिसकी शुरुआत 1,000 से हुई थी। अब सबसे जरूरी बात, अमन इस एक्स्ट्रा इनकम का एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करता। वह हर पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालता है। शुरुआत में इनकम कम थी तो एसआईपी भी कम थी, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, एसआईपी भी बढ़ती गई, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। औसतन पूरे 20 साल में उसकी एसआईपी बैठती है 25,000 रुपये प्रति महीना। अब सीधे आखिरी सीन पर चलते हैं, 20 साल बाद। अब इसी पर हम एसआईपी कैलकुलेटर लगाते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये, टाइम पीरियड 20 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, बहुत रियलिस्टिक। अब आप कैलकुलेट दबाते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आता है वही आखिरी सच। टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 इंटू 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 लाख रुपए। अब ध्यान दीजिए, एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1,82,00,000 रुपए, टोटल वैल्यू लगभग 2,42,00,000 रुपए, यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए।